गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर है ये। सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग और क्लास है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की जो क्वेश्चन पेपर है एडवांस अकाउंटिंग की, उसकी पूरी क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर बड़ी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डिटेल में समझाना है, इसीलिए ये वीडियो 2 या फिर 3 पार्ट में होगी। तो आप सभी पार्ट्स देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर एडवांस अकाउंटिंग की एसपीपीयू अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर है सेमेस्टर 6 की। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो है, इसका सब्जेक्ट कोड है 362 सेमेस्टर 6 एडवांस अकाउंटिंग सेकंड। तो देखिए पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द पेयर्स। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स मैं पढ़ती हूँ। डैश इज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर बिजनेस ऑफ सोसाइटी। तो ये है बिल्डिंग फंड, इसका आंसर है बिल्डिंग फंड। मैंने नीचे वंस अगेन सभी आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज डैश प्रमोटिंग ऑफ सेविंग्स। इसका आंसर है प्रमोटिंग ऑफ सेविंग्स। नीचे सभी आंसर वंस अगेन दिए हैं। ब्रांच अकाउंट इज डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट इज डैश अकाउंट, उसका आंसर जो है यहाँ पर मैंने नीचे सभी जो आंसर्स है ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर्स, तो उसके सभी आंसर यहाँ पर दिए हैं। देखिए बिल्डिंग फंड सेकंड का आंसर है प्रमोशन ऑफ सेविंग, थर्ड का है नॉमिनल, अभी मैंने आपको उसका आंसर बताया। तो ये सभी आंसर जो है वो नीचे भी दिए गए हैं। तो आपको लगेगा कि मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, लेकिन ये टाइप किए हुए हैं नीचे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रांच के ऊपर, ब्रांच विच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर field is closely linked with that of sustainable development। इसका आंसर है sustainable development। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंक्लूड फ्यूचर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज 2:1। तो इसके सभी के आंसर नीचे भी दिए गए हैं। देन है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स के जो सभी क्वेश्चन है 1 to 6, उसके आंसर ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, उसका आंसर फॉल्स है। आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं वो डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मैं ज्यादा टाइम आपको प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे देने वाली हूँ। नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। मैंने यहाँ पर पेयर अटैच करके दिखा है, लेकिन नीचे मैंने उसकी डिटेल में आंसर बताए हैं। नॉन स्टैट्यूटरी रजिस्टर नोटिस बुक, ब्रांच अकाउंटिंग कंट्रोल द ब्रांचेस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग सॉल्व फाइनेंशियल क्राइम्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव द इमेज ऑफ बिजनेस एंड रेशियो एनालिसिस वेरियस कंपैरिजन। तो इसके सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी शॉर्ट नोट्स थी, तो शॉर्ट नोट्स आप शॉर्ट नोट की जो मैंने वीडियो पोस्ट की है इससे पहले भी, वहां पर देख सकते हैं, या फिर मैं वंस अगेन वो वीडियो पोस्ट कर दूंगी, वहां पर आपको सभी शॉर्ट नोट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो सभी मैंने अभी अब जो ऑब्जेक्टिव बताए थे उसके आंसर है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर है। ये ट्रू फॉल्स सभी ट्रू है, लास्ट ओनली आंसर जो है वो फॉल्स है। और जो मैच द पेयर्स थे उसके आंसर जो है यहाँ पर मैंने पेयर मैच करके आपको दिए हैं। तो इस तरह से ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। जो 70 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से आपको 5 मार्क्स के, मतलब 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स के मैच द पेयर्स, ऐसे 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट है। एनी 3 शॉर्ट नोट आपको राइट डाउन करनी है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स के आंसर थे। अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे। जो प्रॉब्लम आपको पूछे गए हैं वो 3 प्रॉब्लम्स है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट है, देन ब्रांच अकाउंट है एंड रेशियो एनालिसिस है।
तो मैं क्या करूंगी कि ब्रांच अकाउंट एंड रेशियो एनालिसिस का जो प्रॉब्लम है वो एक वीडियो में कवर करती हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो पार्ट 2 में आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का देख सकते हैं। आपको इन तीनों टॉपिक में से कौन से भी 2 टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि ईच हैव 20 मार्क्स। एक प्रॉब्लम के लिए आपको 20 मार्क्स है, तो आपको 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉब्लम था, कंज्यूमर कोऑपरेटिव का। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम रेशियो एनालिसिस एंड ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम देखेंगे, बाद में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का देखेंगे। तो आपको मैं ये सॉल्यूशन फिर भी इस वीडियो में भी आ जाएगा आपको देखने के लिए, लेकिन इसका जो मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें हमें रेशियो एनालिसिस के ऊपर प्रॉब्लम पूछा गया था। तो टोटल 12 to 13 रेशोज है रेशियो एनालिसिस के। इसके पहले सभी वीडियोस आपको पोस्ट किए गए हैं। जो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है वो एमकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अदर जो कुछ भी स्टूडेंट अकाउंट की जिनके सिलेबस में अकाउंट का पेपर आता है, तो उनके लिए भी रेशियो एनालिसिस, मतलब आप अकाउंट का जो होता है या फिर टैक्स का होता है या फिर कॉस्टिंग का होता है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको टॉपिक अगर वो है ना, तो सभी प्रॉब्लम सेम होते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब अकाउंट, कॉस्टिंग, टैक्स, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। सभी जो स्टूडेंट है सभी यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज के ये हमारे वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जो रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या क्या रेशो कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है इस तरह से, एंड यहाँ पर बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हमें रेशो पूछे गए हैं। तो उसमें फर्स्ट है करंट रेशो, सेकंड है लिक्विड रेशो, थर्ड है ऑपरेटिंग रेशो, फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिफ्थ है नेट प्रॉफिट रेशो, एंड लास्ट वन है डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग, ये जो तीनों रेशोज है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर से कैलकुलेट करेंगे। एंड करंट रेशो, लिक्विड रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है वो हम बैलेंस शीट के ऊपर से कैलकुलेट करेंगे। तो वन बाय वन एक एक रेशो देखते हैं। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा करंट रेशो पूछा गया है, वो रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं करंट रेशो। तो देखिए, करंट रेशो के लिए हमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी चाहिए। तो हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट है, वो छोड़ के बाकी सब करंट एसेट है, यानी कि स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक। तो ये चारों एसेट्स की हम टोटल लेंगे, उसको करंट एसेट बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटी साइड चेक करेंगे, उसमें से शेयर कैपिटल और रिजर्व छोड़ के बाकी के जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बिल्स पेबल, ये सभी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो इनकी हम टोटल कर लेंगे। तो इसके ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशो। तो करंट रेशो हम फर्स्ट ले रहे हैं। करंट रेशो के कैलकुलेशन के लिए करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, या फिर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो हमने करंट एसेट की टोटल की, करंट लायबिलिटीज की टोटल की। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए करंट एसेट की टोटल दी गई है, स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश एट बैंक। तो स्टॉक है 12 लाख, डेटर्स है 10 लाख, बिल्स रिसीवेबल है 2 लाख, एंड कैश एट बैंक है 6 लाख। तो इनकी टोटल आई 30 लाख। करंट लायबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड बिल्स पेबल। तो उनकी टोटल की 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। तो 30 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 0 0 कैंसिल किया, 15 से 30 को डिवाइड किया, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। सो यहाँ पर 2 आया। और लिखते वक्त हम कैसे करते हैं, 15 वन जा 15, सो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। सो 2:1, ये क्या आया, करंट रेशो का आंसर आया। नेक्स्ट है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो किसको बोलते हैं, लिक्विड रेशो, करंट रेशो, सॉरी, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो, इन तीनों का मतलब सेम है। मतलब अगर आपको पूछा गया लिक्विड रेशो, या फिर आपको पूछा गया क्विक रेशो, या फिर एसिड टेस्ट रेशो, तो तीनों के लिए आप यही फॉर्मूला लिखेंगे।
तो इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट किसको बोलते हैं? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ के बाकी सभी जो एसेट्स होती है करंट एसेट, वो लिक्विड होती है। एंड करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ के बाकी के जो लायबिलिटीज होती है करंट लायबिलिटीज, वो होती है लिक्विड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक 12 लाख है, तो 12 लाख छोड़ के हम बाकी की जो एसेट्स है उनकी टोटल लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या किया है? करंट एसेट माइनस स्टॉक किया। तो लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। अगर यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस होता तो वो भी हम माइनस कर देते। तो 30 लाख में से 12 लाख माइनस किया, 18 लाख आंसर आया। और लिक्विड करंट लिक्विड लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? तो बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पर तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। सो हम करंट लायबिलिटी जितनी है उतनी ही क्या लेंगे? लिक्विड लायबिलिटीज लेंगे। सो लिक्विड लायबिलिटीज इज इक्वल टू 15 लाख। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो 18 लाख अपॉन 15 लाख, 0 0 कैंसिल करके 18 को हमने 15 से डिवाइड किया। यहाँ पर आपको कैलसी चाहिए क्योंकि एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, और जो भी आंसर पॉइंट में आएगा वही पॉइंट आप लिख देंगे। सो यहाँ पर आया 1.20:1। ये लिक्विड एसेट लिक्विड रेशियो का आंसर आया है। तो इस तरह से हमने करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कैलकुलेट किए। ये दोनों एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, यानी कि आपको अगर करंट रेशियो निकालना आता है तो आप इजीली लिक्विड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से कैलकुलेट करना है। तो उसका जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100 है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करने होते हैं? तो वो हम जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स में से माइनस करके निकालेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक तो डायरेक्टली दिए होते हैं, या फिर बिजनेस रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में होते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम हमारा बैलेंस शीट देखेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा, उसकी डेबिट साइड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं 90 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 30 लाख। तो 90 लाख में से 30 लाख माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 60 लाख। वो हम फॉर्मूला लिख के उसमें पुट करके फिर आंसर निकालेंगे। और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो देखिए यहाँ पर डेबिट साइड में दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये दोनों जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे। यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं, लेकिन वो हम नहीं लेंगे। तो ये दोनों लेंगे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसके ऊपर से हम अभी ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ऑपरेटिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स, या फिर सेल्स भी लिख सकते हैं, इंटू 100। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना है। तो 90 लाख में से 30 लाख माइनस कर दिए, 60 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो 14 लाख प्लस 2,50,000 इनकी टोटल कर दी 16,50,000। अभी हमें क्या करना है? इनकी टोटल करके उसको सेल्स से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है। जो भी फॉर्मूला होता है जिसमें इंटू 100 आता है तो उसका आंसर परसेंट में आएगा। सो यहाँ पर 60 लाख प्लस 16,50,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आया है 85%। इस तरह से हमने ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट किया है, उसको 4 मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है उसके वो इजीली कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हमें फिगर्स मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी है। सो मैंने बैलेंस शीट नहीं दिखाया आपको, डायरेक्टली यहाँ पर फिगर ले ली। 30 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय सेल्स 90 लाख इंटू 100। अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलसी के ऊपर आंसर आएगा 33.3333 अनलिमिटेड। सो आप 2 डेसिमल तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 33.33% लिया, या फिर इसका मतलब 1/3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर परसेंट में लिखना है इसीलिए हमने 33.33% लिया। अभी नेक्स्ट निकालना है हमें नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है 14 लाख, सेल्स हमें पता है 90 लाख। सो 14 लाख से हम 90 लाख को डिवाइड करेंगे, सॉरी 90 लाख से 14 लाख को डिवाइड करेंगे
इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो आपको बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स ऐसे दोनों भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ टैक्स का बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर आफ्टर टैक्स लिख दिया, लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, 14 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100। यहाँ पर रुपीज का साइन नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर रुपीज का साइन जरूर डालिए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 15.55%। आप 2 डेसिमल तक आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट तक, पॉइंट के आगे 2 अंक लिख सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो। जो डेटर्स टर्नओवर रेशो होता है, जो हम सेल्स करते हैं क्रेडिट बेस पर, तो जो हम जिनको हम सेल्स करते हैं क्रेडिट बेस पर उनको डेटर्स बोलते हैं। तो उनके पास से हमें जो अमाउंट मिलती है उसका टर्नओवर का रेशो होता है ये। तो ये पूरा क्रेडिट सेल के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसे कोई क्रेडिट सेल सेपरेट नहीं दिए गए, सो हमने एज्यूम कर लिया कि जो सेल्स है वही क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल को हमें एवरेज डेटर से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज डेटर्स के लिए हमें डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस कहीं पर भी नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर डेटर्स है 10 लाख। सो नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसा होता है कि अगर आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया हो तो आप डेटर्स एंड रिसीवेबल की टोटल कर दीजिए। और अगर ओपनिंग बैलेंस होता है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज डेटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल की टोटल कर देंगे। तो डेटर्स है 10 लाख, रिसीवेबल है 2 लाख, तो इनकी टोटल आई 12 लाख, तो एवरेज डेटर्स हम लेंगे 12 लाख। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है एवरेज डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल 12 लाख है। सो क्रेडिट सेल्स 90 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स 12 लाख, तो आंसर आया 7.5। और जिस किसी भी क्वेश्चन में टर्नओवर रेशियो पूछा जाता है तो उसके आंसर के सामने हम लिखेंगे टाइम्स। तो यहाँ पर हमने लिखा 7.5 टाइम्स। इस तरह से हमने जो रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम था वो कंप्लीट किया, और हर एक स्टेप को या फिर हर एक कैलकुलेशन को कितने मार्क्स है वो भी आपको आगे बताए गए हैं। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन कंप्लीट किया है। ये पूरा रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम था 20 मार्क्स का, उसका हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। अभी हम जो नेक्स्ट है वो ब्रांच अकाउंट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो ये रेशियो एनालिसिस का हो गया है, अभी हम ब्रांच अकाउंट का देखेंगे। जो ब्रांच अकाउंट होता है उसमें हमें 2 मेथड्स पूछी जाती है, एक होती है डेटर्स मेथड एंड एक होती है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। तो ये जो प्रॉब्लम है ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से पूछा गया है, और यहाँ पर आपको हर एक अकाउंट को कितने मार्क्स है ये भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से 20 मार्क्स का प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, बाद में उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट का। तो देखिए प्रॉब्लम समझ लीजिए। रूही कॉर्पोरेशन ऑफ धुले हैज अ ब्रांच एट सोलापुर हेड ऑफिस, इनवॉइस गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 1/3। अगर कॉस्ट प्लस 1/3 दिए जाते हैं तो आपका जो लोडिंग होता है वो होता है 1/4, क्योंकि 100 हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं और उसमें 1/3 ऐड कर देते हैं। तो आप लोडिंग के कैलकुलेशन के लिए हमारे जो ब्रांच अकाउंट की प्रॉब्लम्स है उनकी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ब्रांच अकाउंट, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट, रेशियो एनालिसिस सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बताने वाली हूँ। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है वो मैंने पूरा फॉर्मेट के अनुसार सॉल्व किया है। अगर आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस को फॉर्मेट मत यूज कीजिए, सिर्फ बैलेंस शीट को फॉर्मेट यूज कीजिए तो भी चलेगा। तो अभी हम ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश के ओपनिंग बैलेंसेस है, तो हमें अकाउंट जो प्रिपेयर करने हैं वो स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश के तो प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हमें यहाँ पर से नहीं समझ में आएगा कि हमें कौन से मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आपको अगर शुरू में दिया गया हो कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर लास्ट में इस तरह से आपको अकाउंट के नेम दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट,
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से अगर नाम दिए जाए तो आप ये जो प्रॉब्लम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि इतने सारे अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हम अभी ये प्रॉब्लम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। या फिर आपको ऊपर दिया जाता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ऐसे दिया गया तो भी आप इसी तरह से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, एडजस्टमेंट, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। जो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो है ब्रांच अकाउंट की, उसमें मैंने हर अकाउंट में क्या आता है, क्यों आता है, ये सब डिटेल में दिया है। तो आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं जो प्रॉब्लम है उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो अकाउंट्स है स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, उनके ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं 1 अप्रैल 2022 के। तो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है ये सभी एसेट्स है। सो हम ये ओपनिंग बैलेंसेस लेंगे हर एक अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ रोही कॉर्पोरेशन धुळे हेड ऑफिस लेजर अकाउंट ऑफ सोलापुर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। पहला अकाउंट है हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो उसके डेबिट में लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा डेटर्स अकाउंट, तो उसके डेबिट में भी लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। एंड पेटी कैश अकाउंट जो है उसके डेबिट में भी लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। इस तरह से हमने सभी ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर दिए। अभी जो लोडिंग है, मतलब जो हम गुड्स सप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, उसको लोडिंग बोलते हैं। तो उसकी एंट्री हमें सेपरेट करनी होती है। तो ये जो 80,000 का ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर का जो लोडिंग है वो हमें लिखना है एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो हमारा जो एडजस्टमेंट अकाउंट है ये पूरा लोडिंग का अकाउंट है। तो यहाँ पर हम जो ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लोडिंग है वो लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व इन ब्रैकेट लोडिंग। 80,000 को हम 1/4 से डिवाइड करेंगे। तो आप पूछेंगे 1/4 कहाँ से आया? तो 1/4 के लिए हमें ये जो लोडिंग का कैलकुलेशन है वो करना पड़ता है। तो लोडिंग का जो कैलकुलेशन होता है तो इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट में हमने लोडिंग का कैलकुलेशन किया है। लोडिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस होता है। सो इनवॉइस प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, कॉस्ट 100 है और प्रॉफिट 1/3 है, 1/3 यानी कि 33.33। सो इनवॉइस प्राइस आई 133.33। तो यहाँ पर हम 33.33 को 133.33 से डिवाइड करेंगे तो लोडिंग आएगा 1/4। इसीलिए हमने 1/4 से क्या किया, 80,000 को डिवाइड किया। तो 80,000 को 1/4 से डिवाइड करके हमारा जो लोडिंग है वो हमने लिखा एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड में था, तो लोडिंग हमेशा रिवर्स साइड में पोस्टिंग होता है। तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व इन ब्रैकेट लोडिंग 80,000 को 1/4 से डिवाइड किया तो आया 20,000। पहले हमने सभी ओपनिंग बैलेंस पोस्टिंग किए और स्टॉक के ऊपर लोडिंग निकाला। अभी नेक्स्ट जो है ओपनिंग बैलेंस के बाद नेक्स्ट पोस्टिंग हम देखते हैं, वो है कैश सेल्स। कैश सेल्स यानी कि सेल्स किए हमने तो हमारा जो गुड्स है वो कम होगा। सो स्टॉक के क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा कैश सेल्स का। तो स्टॉक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और इन ब्रैकेट कैश सेल्स, या फिर आप डायरेक्टली कैश सेल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यही होगा कि बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट लिखिए। सो स्टॉक के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट कैश सेल्स 30,000। इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारे जो डिस्काउंट अलाउड है वो, तो डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एंड अलाउंसेस, ये सभी डेटर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो इन सभी का इफेक्ट हमें, पहला इफेक्ट डेटर्स के क्रेडिट में देना होता है, सेकंड इफेक्ट हमें ये एक्सपेंसेस है सो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में देना होता है। तो हमें अमाउंट जो है वन टाइम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट एंड अलाउंसेस। लेकिन इस प्रॉब्लम में अलाउंसेस नहीं है तो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट हम वन टाइम लिखेंगे डेटर्स के क्रेडिट साइड में एंड एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। सो डेटर्स के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट अंडरलाइन करके, डिस्काउंट अलाउड इनर कॉलम में 4,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ 3,000, इनकी टोटल आउटर में 7,000। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में। तो एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में लिखिए टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यहाँ पर वो वर्ड मिस हो गया है लेकिन आप लिखिए
टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अंडरलाइन करके डिस्काउंट अलाउड 4000, बैड डेट 3000। अभी नेक्स्ट आइटम हम पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट आइटम है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। हमने जो माल सेल किया था वो रिटर्न आया है, तो इसका डबल इफेक्ट आता है स्टॉक के डेबिट में और डेटर्स के क्रेडिट में। सो स्टॉक के डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट इन ब्रैकेट रिटर्न अमाउंट में 1500। यहाँ पर हमने लिख दिया 1500। और सेकंड इफेक्ट हम देंगे जो डेटर्स अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन ब्रैकेट रिटर्न फ्रॉम डेटर्स अमाउंट में 1500। इस तरह से हमने उसका डबल इफेक्ट दिया है। नेक्स्ट है हमारी पोस्टिंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे तो डेटर्स के क्रेडिट में इसका इफेक्ट आएगा बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंट में 1,20,000। इसका सिंगल इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग में गुड्स सेंट टू ब्रांच। माल यानी कि गुड्स, जो गुड्स है वो आए हैं ब्रांच के लिए, तो वो 2 लाख है, आए हैं तो स्टॉक बढ़ेगा। सो स्टॉक के डेबिट में लिखेंगे 2 लाख, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 2 लाख। और इसके ऊपर भी लोडिंग कैलकुलेट करना है कि जो भी गुड्स के आइटम होते हैं जो हेड ऑफिस से हमारे पास आते हैं या फिर हम हेड ऑफिस को रिटर्न करते हैं या फिर अदर ब्रांच के पास से आते हैं, तो उसके ऊपर लोडिंग कैलकुलेट करना होता है। तो लोडिंग के लिए हमारा ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है, उसकी क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच इन ब्रैकेट लोडिंग 2 लाख को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 50,000। अमाउंट के कॉलम में लिखिए 50,000। नेक्स्ट आइटम है गुड्स रिटर्न टू एचओ। हेड ऑफिस को जो गुड्स है वो रिटर्न किए 16,000 के, तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक की क्रेडिट में इसका इफेक्ट आएगा और इसके ऊपर भी हम लोडिंग कैलकुलेट करेंगे। सो गुड्स सेंट बाय ब्रांच अकाउंट इन ब्रैकेट रिटर्न 16,000 स्टॉक के क्रेडिट में लिखिए और उसके ऊपर का जो लोडिंग है वो एडजस्टमेंट के डेबिट में आएगा, रिवर्स साइड में आता है लोडिंग। सो एडजस्टमेंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट टू एचओ इन ब्रैकेट लोडिंग 16,000 को 1/4 से डिवाइड कीजिए अमाउंट में 4,000। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल का भी डबल इफेक्ट आएगा। सेल्स है सो स्टॉक कम होगा और डेटर्स बढ़ेंगे, सो स्टॉक के क्रेडिट में एंड डेटर्स के डेबिट साइड में इफेक्ट आएगा। तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखिए बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट इन ब्रैकेट क्रेडिट सेल्स अमाउंट में 1,50,000 एंड डेटर्स के डेबिट साइड में लिखिए टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट इन ब्रैकेट क्रेडिट सेल्स अमाउंट में 1,50,000। इस तरह से हमने क्रेडिट सेल का डबल इफेक्ट दिया। अभी नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके आएगा स्टॉक के क्रेडिट साइड में, लेकिन वो लास्ट में लिखने का होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। और ये स्टॉक है सो इसके ऊपर भी लोडिंग आएगा, तो वो आएगा एडजस्टमेंट के डेबिट में। 1 लाख को हम 1/4 से डिवाइड करेंगे और जो क्लोजिंग का लोडिंग होता है उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग के लोडिंग को भी स्टॉक रिजर्व ही बोलते हैं। सो स्टॉक रिजर्व इन ब्रैकेट लोडिंग 1 लाख को 1/4 से डिवाइड करके 25,000। पहले हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिखाया स्टॉक के क्रेडिट में और उसके ऊपर का लोडिंग एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा। नेक्स्ट आइटम है जो एक्सपेंसेस है ब्रांच के वो दिए गए हैं, यानी कि सैलरी है, टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस है, एडवर्टाइजमेंट है और पेटी कैश आई है। सो ये जो एक्सपेंसेस है इनमें से सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, ये हम लेंगे ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। और जो पेटी कैश है तो वो रेमिटेंस है, यानी कि हेड ऑफिस ने भेजी है पैसे हमें खर्च करने के लिए, तो ये आएंगे पेटी कैश के डेबिट साइड में। सो पहले हम सैलरी, रेंट एंड एडवर्टाइजिंग पोस्टिंग करते हैं, उसके साथ आप ये पेटी एक्सपेंसेस भी पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो हम सेपरेटली दिखाने वाले हैं। सो पहले 3 एक्सपेंसेस जो है वो हम ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में लिखेंगे। तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर टू बैंक अकाउंट
अंडरलाइन करके सैलरी 12,000, रेंट एंड टैक्स 6,000, एडवर्टाइजिंग 5,000, पेटी एक्सपेंसेस, ये पेटी कैश रेमिटेंस नहीं है तो क्या है, एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस है 4,000, तो इनकी टोटल करके 27,000। इसका एक ही इफेक्ट होता है रेंट सैलरी एडवर्टाइजिंग का, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस जो है उसका डबल इफेक्ट होता है। सो हम पेटी कैश के पास आएंगे। पेटी कैश अकाउंट जो है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट इन ब्रैकेट पेटी एक्सपेंसेस 4,000, ये एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस है। और यहाँ पर जो अमाउंट दी गई थी वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर जो 3,000 है वो हम डेबिट में लिखेंगे। ये एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस जो है वो हमने एक्सपेंसेस में दिखाए और उसका सेकंड इफेक्ट पेटी एक्सपेंसेस के क्रेडिट में दिखाया। और ये जो है पेटी कैश जो हमें हेड ऑफिस से आई है वो हम दिखाएंगे आई है, यानी कि पेटी कैश का अकाउंट रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट साइड में आएगी पेटी कैश के 3,000 टू बैंक अकाउंट इस हेड के अंडर। तो ये 3,000 जो है वो हम पेटी कैश के डेबिट में दिखाएंगे, टू पेटी कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं 3,000। इस तरह से सभी पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हुई है। अभी हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो अकाउंट्स क्लोज करते वक्त क्या करना है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो हम पहले क्लोज करेंगे, क्योंकि ब्रांच स्टॉक का सभी पोस्टिंग हो गया है। तो ये अकाउंट टैली होना चाहिए, या अगर टैली नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग भी दिया गया है, क्रेडिट सेल्स भी दिए गए हैं, तो ये अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं होता है तो इसका जो डिफरेंस आता है उसको सरप्लस या शॉर्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्टॉक अकाउंट है वो क्लोज किया तो उसकी क्रेडिट की टोटल 2,96,000 आई, लेकिन डेबिट की जो टोटल है वो है 2,91,500, सॉरी 2,81,500, तो इसका डिफरेंस आता है 14,500। तो ये डेबिट साइड को डिफरेंस आता है तो इसको बोलते हैं स्टॉक सरप्लस। सो टू सरप्लस कैरिड डाउन या फिर टू सरप्लस ऑफ स्टॉक, ये ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरिड फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप। तो ये जो होता है सरप्लस, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, इसीलिए इसके ऊपर का जो लोडिंग है वो हम एडजस्टमेंट में दिखाएंगे और रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो हमने 14,500 को 1/4 से डिवाइड किया और उतनी अमाउंट हम दिखाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, वो आती है 3,625, एंड रिमेनिंग बैलेंस है 10,875, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा एडजस्टमेंट के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट के क्रेडिट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 14,500 को 1/4 से डिवाइड करके 3,625, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 10,875। इस तरह से हमने पहले स्टॉक अकाउंट क्लोज किया। अभी सेकंड वन जो है डेटर्स अकाउंट, वो टैली होना चाहिए, सॉरी टैली नहीं होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो डेबिट की टोटल 1,70,000, क्रेडिट को लिखिए 1,70,000। क्रेडिट के जो तीन अमाउंट है वो माइनस करके यहाँ पर देखिए बोल्ड करके बताया गया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 41,500। उसी तरह से पेटी कैश भी क्लोज करना है, पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है तो उसका भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। डेबिट की टोटल 5,000, क्रेडिट को लिखिए 5,000, उसमें से क्रेडिट माइनस करके 1,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे और उसका जो डिफरेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डालेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता तो ये जो एडजस्टमेंट का डिफरेंस है वो हम लास्ट में क्लोज करते, मतलब पहले एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करते, बाद में एडजस्टमेंट अकाउंट लास्ट में क्लोज करते और उसमें से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है, सो हम एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करके उसका जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड की टोटल 73,325, सॉरी 65, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 73,625, और उसमें से डेबिट साइड माइनस करके बैलेंस आया 44,625 टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 44,625। अभी एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करना है, उसकी डेबिट साइड में ही अमाउंट होती है तो उनकी टोटल 34,000, क्रेडिट को लिखिए 34,000 बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34,000।
अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल नहीं होता तो ये डिफरेंस हम एडजस्टमेंट में डालते और एडजस्टमेंट लास्ट में क्लोज होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है, सो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में क्लोज होगा। सो एक्सपेंसेस की जो डिफरेंस है 34,000 वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 34,000। अभी हम जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे, तो क्रेडिट साइड की टोटल 55,500 डेबिट को लिखिए 55,500, उसमें से डेबिट माइनस करके टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 21,500। इस तरह से हमने ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। ये सभी अकाउंट्स है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। देखिए इस तरह से ये अकाउंट है और ये सभी सॉल्यूशंस। आपको जो ब्रांच अकाउंट के प्रॉब्लम से इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें से सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इसलिए थोड़ा सा फास्ट में लिया है, और यहाँ पर मार्किंग सिस्टम है, लोडिंग का कैलकुलेशन है। थैंक यू।